नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त से कर। देखो आज का वीडियो है जो क्लास 10 के लिए हो और देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विषय विज्ञान। क्या देखने वाले हैं? विषय विज्ञान का देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 का देखने वाले हैं, जो ऑफिशियल बिल्कुल है। जो समय कितना रहेगा? 3 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। कुल आपको क्वेश्चन जो पूछेगा 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और 50 नंबर के देखो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो अपलोड कर दिए, जाकर देख लीजिएगा। आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे दिए हैं, आप अलग जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10 जैक बोर्ड का जो है 2023 इसका प्लेलिस्ट जो मिल जाएगा मॉडल पेपर वाला। वहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश सारा मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव का देखने वाले मॉडल प्रश्न पत्र। क्या देखेंगे हम लोग? इस में चर्चा करेंगे हम लोग। सब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव वाला जितना क्वेश्चन है उसका सारा क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन कर देंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू अभी कर रहे हैं साइंस का। क्या करेंगे? साइंस का, उसका फिर मैथ का भी ला देंगे, सोशल साइंस का भी सब्जेक्टिव ला देंगे। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी देखने वाले हैं समय विषय विज्ञान का देखने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 23-24 का, जो कौन कितना नंबर का पूछता है? 80 नंबर का पूछता है। समय दिया जाता है 3 घंटा। तो कौन सा देखने ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाएगा। तो अभी देखने वाले हैं सब्जेक्टिव का। हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र, जो सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा है। चलो उसको देखते हैं। चलो एक बात, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जितना सारा दोस्त है आप लोग को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलो क्वेश्चन के चलते देखो यहाँ ये सब जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इस सब सोल्यूशन दे दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। चलो हम लोग अभी चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। किसके चलेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चैनल पर बने रहे, अंत तक देखिए वीडियो को। अंत तक देखने में मजा आएगा। देखना क्वेश्चन आंसर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने में पूरा मजा से बताए हुए हैं। देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 50% जो भिड़ता है एग्जाम में, 50% है यहाँ से एग्जाम में मैच डालता है क्वेश्चन आंसर। बहुत क्वेश्चन मैच करता है एग्जाम में, इसलिए मॉडल पेपर क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य है, अतिवार्य है। और तुम पूरा कर लीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ शुरू है। देखो यहाँ शुरू किया गया है। देखो इस खंड में 8 प्रश्न, देखो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर, देखो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेगा? आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ नीचे लिखा रहेगा इस खंड में 8 प्रश्न है, जिनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का रहेगा? 2 अंक का देगा। कितना प्रश्न का देगा? 2 अंक का निर्धारित है। चलो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन में 31 नंबर क्या दिया हुआ है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पास्य दृश्य को देखने के लिए क्यों करते हैं। देखो यहाँ हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, देखो यहाँ पर साइड में मिरर लगा, साइड में क्या देखो मिरर लगा रहता है। उसको क्यों लगाते हैं? पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्योंकि देखो उत्तल दर्पण का जो होता है उसका दृष्टि क्षमता बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका पूरा पीछे का जो मिरर होता है, ये वाला जो मिरर होता है ये वाला, ये पीछे के ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसलिए वहाँ पर लगाते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम अलग पीडीएफ में बताए हुए हैं, अलग पीडीएफ टाइपिंग करके दिखे। चलो पीडीएफ पे चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलेगा। लाइक कीजिए, कैसा कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा। चलो हम कुछ पीडीएफ की चलते, 1 मिनट 1 सेकंड। चलिए पोज कर लेते वीडियो। फ्रेंड आ गया है क्वेश्चन आंसर, जो बोला था क्वेश्चन जो टाइपिंग किया। देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान से बताया। देखो ये वाला क्वेश्चन था ना कि इस खंड में 8 प्रश्न है, जिनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित। वही वाला है ना, सेम क्वेश्चन वही वाला, सिर्फ इसको अलग से टाइपिंग किए हुए हैं। देखो यहाँ पर 31वां प्रश्न है ना। 31 में क्या बोले, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, कौन सा कलर रखें? चलो इसको ब्लू रख लेते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, ये वाला रख लेते हैं। तो ये बोले कि हम वाहनों में, देखो हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्य दृश्य को देखने के लिए पश्य दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? इसको हम बोले थे ना कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत अधिक होता है। देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, उत्तल दर्पण में ड्राइवर जो होता है अपने पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। इसमें देखो वहाँ पर अधिक एरिया कवर करता है ना, इसलिए इसका सही आंसर ये वाला लिख लीजिए, कॉपी सटीक आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक भी लिखें। क्या बोला कि लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होगा और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसको भी लिख दो। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है ना, इसको याद कर लीजिएगा। एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसको लोग सूचित करते हैं डी से। क्या सूचित करते हैं? डी सूचित करते हैं ना। तो इसको देखो परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये कलर ठीक है। देखो उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी लेंस की क्षमता उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपसरित है ना, अथवा अपसारित करने की क्षमता, मात्रा को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल से यही लॉजिक है। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर। ये सटीक आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा है ना। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ये सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र
को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक ना, देखो यहाँ पर एक स्कूल, मान चलो स्कूल है, स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है ना, विद्यार्थी पर कोना में बैठा है, सबसे लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ है, तो एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठने पर क्या होगा, बैठकर क्या होता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है देखने में क्या होता है, कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, बच्चा जो किस दोष, उसको क्या बीमारी हुआ है और इसे कैसे ठीक किया जाए, उसी आंसर लिखना है। उसको क्या बीमारी हुआ है और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो क्या बच्चा जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, अब बच्चा यहाँ पर बैठा है, इसको देखने में कठिनाई होती है, मतलब इसका क्या हुआ है, मतलब दूर रखी वस्तु को देख नहीं पाता, मतलब सामने यदि सामने जाएगा तो क्या होगा, उसको देख पाएगा। याद रखना, जब ऐसा कंडीशन होता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है, उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। कैसा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। इसको बताए हैं सब नेक्स्ट 2023 का में बता दिए हैं कि क्या होता है निकट दृष्टि दोष तो दीर्घ दृष्टि दोष। तो यहाँ पर हल्का समझा देते हैं। देखो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कहने का अर्थ है, इसमें क्या होता है, जिसका निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या करता है, इसे उल्टा होता है, सामने रखी वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, उसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कैसा दोष, कि वह दृष्टि दोष जिसका सामने रखी वस्तु को देख पाएगा मगर दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि। वही वाला हाल इसका हुआ, इस बच्चे का क्या हाल हुआ है कि दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता लेकिन सामने जैसे देख पाता है, क्यों, उसका मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है। उसको कैसे देखो, उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं अवतल लेंस की सहायता से। किसके लेंस की सहायता, अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग उसका मदद करते हैं। देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। क्या होती है कठिनाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है। अर्थात क्या होगा, बच्चों को दूर रखी वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, यही कारण होगा ना कि देखो ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, इसका मतलब अर्थात क्या हो जाएगा कि बच्चों को दूर रखी वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखाई दे पड़ता है ना। यानी कि क्या उसको हुआ है, यानी बच्चों को निकट दृष्टि दोष हुआ है। कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, बोले थे निकट दृष्टि दोष हुआ है। इसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे ना, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। कैसा लेंस, हमें बोले थे ना, अवतल लेंस का उपयोग करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, 34 नंबर दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है नीचे चित्र, वो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया का नाम समीकरण लिखे, मतलब अभिक्रिया का कौन सा है उसको नाम लिख देना है ना। देखो यहाँ पर सिंपल सा, देखो Ag है, AgCl ऐसे टूट के क्या बनाया, Ag + Cl2 बनाया, मतलब कौन सा वियोजन। सिंपल से जब टूटता है उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं कि नहीं, उसको लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसको देखो चित्र में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो चित्र में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर खिड़की से क्या सन का लाइट आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर कौन सी रखा हुआ है, Ag रखा हुआ है। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर है ना, यानी सिल्वर क्लोराइड। इसमें क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। इसमें क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। जब सूर्य का प्रकाश है तो इसको तोड़ दिया है ना, तोड़ के क्या बना दिया, उसको सिल्वर बना दिया और क्लोराइड को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, टूट दिया, तोड़ के अलग कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं वियोजन। जब टूटने के बाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन। सही है, एक थोड़ा लिखना है, एक शब्द लिखना है, एक वर्ब, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस हो जाएगा, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, लिख देना है वियोजन अभिक्रिया, बस इतना ही लिखना, आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 35 में क्या दिया रहा है, 35 में बोला कि दो तत्वों का नाम लिखे, कोई दो तत्वों का नाम लिखे। तत्वों का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब तत्वों का नाम है कि नहीं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, सब क्या तत्वों का नाम है। तो ये बोला कि ऐसा दो तत्वों का नाम लिखिए जिसकी बाहरी कोष पूर्ण हो, मतलब उसको बाहरी कोष क्या होगा, पूर्ण होना चाहिए। बाहरी कोष क्या होता है, पूर्ण। तो एक होता है कच्छ, देखो यहाँ पर एक होता है KLMN, देखो K को खाने की क्षमता कितना होती है, 2 होती है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 चाहिए। देखो मिनिमम खाने की क्षमता इसका कितना होता है, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8। इसका जैसे 8 पूरा हो जाता है इसका पेट पूरा फूल जाता है ना, पूरा पेट मतलब, और इसका पेट में नहीं ले पाएगा, मतलब खाने के बाद और नहीं होगा। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे शादी ब्याह, तो आप लोग खाते हैं कितना, जितना पेट भरता है उसको खाते हैं, उसके बाद नहीं खाते हैं। इसी तरह इन लोग का भी है, जिसे इस तरह बच्चा है, इन लोग सब बड़ा है, सब क्या, सब पारो बड़ा है। तो देखो ये K का जो खाने की क्षमता कितना, 2 खाता है, और L कितना खाता है, 8 खाता है, M भी खाता है 8 को, N भी खाता है 8 को। तो देखो यहाँ पर यदि इसका 2 को मिल जाए तो इसका पेट पूरा फुल हो जाएगा, इसका नहीं खाने सकेगा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है, देखो ऐसा दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोष पूरा पूर्ण हो, पूरा भरा हो। तो उसको देखो इस पहला में क्या जाएगा, हीलियम, हमारे को नियॉन। देखो हीलियम कितना में आता है बताओ, हीलियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 2 होता है कि नहीं। अब इसको बांटो तो KLMN बांटो, इसका देखो इसका बाहरी का जो पूर्ण होगा। देखो यहाँ पर इस बार इसके खाने कितना क्षमता, देखो K का जो खाने क्षमता कितना, 2 होता है, तो 2 तो यहाँ लिखा हुआ, 2 दे दिए इसको, तो बचा रोटी है, कोने में रोटी बचा, इसका सब खाली हो गया। मतलब देखो बाहरी का चाहिए, बाहरी का अच्छा हुआ, देखो बाहरी का सब पूरा फूल है, ये फूल है कि नहीं। जिसको बाहरी का अच्छा पूरा पूर्ण होगा उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी 2 तत्वों का नाम लिखते हैं। ये वाला होगा हीलियम हो जाएगा। अब देखो नियॉन देखो पूरा होता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, 2 को लिखने पर 2 को लिख दिए। एक नियॉन जो होता है 10 होता है, नियॉन जो होता है 10 नंबर में आता है, कितने में आता है, 10 नंबर में आता है। तो नियम देखो यहाँ पर बांटो, KLMN में बांटो, तो बाहरी का अच्छा 2 खाएगा तो 2 को लेगा इसको, इसका पेट तो फुल हो गया, तो बच्चा के देखो यहाँ पर 8 10, तो देखो मान के चलो इसका 10 को रोटी है,
तो 2 को किसको दिया, के को दिया, पेट फुल। अब बच्चा कितना है इसके बाद 8 को बचा, तो यार तो 8 को तो एक ही लेगा 8 को तो ले लिया, तो बच्चा कुछ नहीं बचा, इन लोग खा फुक्का गया, इन लोगों खाली हो गया, मतलब देखो बाहरी कक्षा पूरा पूर्ण हो गया, मतलब हाँ बाहरी कक्षा तो पूर्ण हो गया। इस तरह से हम लोग और लिख सकते हैं, आर्गन भी लिख सकते हैं। देखो आर्गन कितना में होता है, 18 में। आर्गन जो होता है 18 में, कितना में 18 में होता है। इसको बांटो तो KLMN बांटो तो एक बार, ये 2 लेगा तो बच्चा कितना, इसको 16 बच जाएगा। 16 में से 8 लेगा, 8 से ज़्यादा नहीं लेगा, देखो 8 से ज़्यादा नहीं लेता, 8 को लिया ही तो फ्री को 8 लिए को ही लेगा। देखो 18 हो गया, 8 2 10, 8 की तो 18 हुआ थे, नहीं तो बाहरी कच्चा पूर्ण है, पूरा फूला हुआ है, पूरा भरा हुआ है, किसी खाली नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 2 तत्व नाम लिख देना है बस। तो 2 लिख दिए। आप लोग नियॉन आर्गन भी लिख सकते हो, ऐसा कोई अनेक तत्व है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या दिया हुआ है, 36 में क्या दिया हुआ है कि समजातीय श्रेणी क्या। देखो समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है ना, ऐसा समूह खोजना है, ऐसा यौगिक खोजना है जिसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हो। कैसा समूह जुड़ा हुआ है, प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हो, और दोनों यौगिकों में कितना अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर है, कितना होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। देखो यहाँ पर परिभाषा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, मतलब ऐसा यौगिक खोजना है जिसे दोनों में क्या रहेगा, 2 जितना रहे 3 को चाहे 2 को, दोनों में क्या रहेगा, प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित रहना चाहिए, तथा किन्हीं 2 सदस्यों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, CH2 का, मतलब CH2 का अंतर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी बोलेंगे। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। देखो 2 एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CH3OS तथा देखो दोनों में, देखो दोनों में इसको तुलना करो, दोनों तुलना करो तो देखो CH3OH है, और यहाँ पर C2H5OH है, इसको दोनों तुलना करो तो इसमें देखो, इसमें जो है देखो दोनों में प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा। देखो OH क्या, एक प्रक्रियात्मक समूह है, इसमें OH क्या, एक प्रक्रियात्मक समूह है। अब देखो इस दोनों में CH2 का अंतर आ, देखो यदि दोनों में CH2 का अंतर आ गया तो समझो ये क्या है, यह एक समजातीय श्रेणी है। चलो इसको दोनों तुलना करते। देखो यहाँ पर C खोजो कितना है, एगो, और यहाँ कितना है 2, एक का अंतर है, एगो अंतर है। फिर इधर देखो H कितना 3 को, इधर H कितना है 5 हो, तो मतलब CH2 का अंतर है, तो देखो CH2 का अंतर आएगा। देखो यहाँ पर CH2 का अंतर आया कि नहीं, देखो CH2 का अंतर आ गया, मतलब ये क्या है, एक समजातीय श्रेणी है। इसको भी तुलना करो तो एक बार, देखो इसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है OH, और देखो इसमें 2 अंतर होगा, CH2 का अंतर होगा। देखो यहाँ पर C कितना है 2 और यहाँ पर C कितना है 3 को, तो एगो अंतर हुआ कि नहीं, C एगो मेरा अंतर आ गया, एगो C हो गया। देखो यहाँ पर H कितना 5 को, यहाँ पर H दिया है 7, देखो इसमें CH2 का अंतर दिया हुआ है कि नहीं। ये दोनों क्या है, प्रक्रियात्मक समूह नहीं, देखो सब दोनों यौगिकों प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और इसका दोनों अंतर कितना, दोनों अंतर जो आ रहा है CH2 का अंतर आ रहा है, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 37 में क्या दिया हुआ है, 37 नंबर में, 37 में दिया हुआ है कि विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन पूछ दिया कि विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कि विखंडन का डेश दीजिएगा। देखो इनमें से, देखो इसमें जो होता है, इसमें कोई 2 जीव है ना, इसमें कोई 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर, इसमें क्या 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है, नए संतति का निर्माण करता है ना। और ये विखंडन कितने, विखंडन जो होता है 2 प्रकार का, कितने प्रकार का विखंडन होता है, 2 प्रकार, एक होता है द्विखंडन और एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन, 2 प्रकार के होते हैं ना। देखो यहाँ पर इसका लिख देना इस तरह से कि यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिख देना है द्विविखंडन, दूसरा लिख देना है बहुविखंडन। आज को पहला को लिखना है, इसको परिभाषित करना है, पहला को परिभाषित कर दो तो देखो यहाँ पर द्विविखंडन की क्या किसे कहते हैं ना, इस विधि में एक जनन से 2 संतति जीव का निर्बंध है। देखो इसमें जो होता है, इस जन्म में क्या होता है, इस विधि में क्या होता है न, कोई एक जनन होने से 2 संतति का निर्माण होता है, याद रखना। जैसे कि अमीबा, जैसे क्या अमीबा क्या होगा, अमीबा याद रखना है, इस विधि में क्या होता है ना, अमीबा जो होता है एक जनन से 2 संतति का निर्माण होता है। अब लिखा है बहुविखंडन, क्या दे, बहुविखंडन न, इस विधि में एक जनन से अनेक प्रकार का, अनेक का जन्म होता है, अनेक का जन्म होता है, मैंने अनेक मतलब क्या, बेस्टी का जन्म होता है, बहुत सारा। जैसे मलेरिया जीव परजीवी क्या है, मलेरिया परजीवी क्या है, एक बहुविखंडन है। इस सटिंग आंसर हो जाएगा। देखो 38 में क्या दिया हुआ है, 38 जो क्वेश्चन जो बोल रहा है, 38 हमारे 1 मिनट, 38 में क्या बोल रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R क्या है। देखो पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R क्या है, तो लिखना है उत्तर कि पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R निम्नलिखित है। क्या है, 5 R निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मतलब गलती चीज़ को अस्वीकार मतलब करना, उसको स्वीकार नहीं करना है ना, पहला। और दूसरा में क्या बोला कि रिड्यूज मतलब कम उपयोग करना, मतलब जो बचा है उसको कम, जो देखो यहाँ पर जो थोड़ा सा कम मात्रा में उसको थोड़ा कम उपयोग करो, रिड्यूज है ना, जिसको कम उपयोग करना है। तीसरा बोला है कि रीयूज है ना,
इसका मतलब क्या है, जो जो खत्म हो गया उसको देखो दोबारा उपयोग हो रहा है तो ठीक है, उसको तो फेंकना है। इसको दो, जैसे कि कोई बाल्टी फूटा हुआ है तो उसको कुछ उसमें गमला लगा दो, मिट्टी देके वहाँ पर पौधा लगा दो, उसको तो कम पुनः उपयोग करना, उसको जो टूटा फूटा को फिर से उपयोग करने का प्रयास करो, उसी को बोलते हैं रीयूज, है ना। इसको पुनः उपयोग करने का ट्राई करो, है ना। और चौथा में लिखना है रीपर्पोज, है ना। क्या होता है, मतलब पुनः प्रयोजन, इसका मतलब होता है पुनः प्रयोजन। पांचवा में लिखना है रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रण करना, है ना। ये हो जाएगा 5 4। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पॉइंट दे दिया, यहाँ पर दूसरा स्टार दिया हुआ है कि इस खंड में कुल 8 प्रश्न है, बिल्कुल ऐसा ही, इनमें से 6 प्रश्न का उत्तर लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही से 3 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, एक प्रश्न में से आपको 3 नंबर दिया जाएगा, उसे 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर दिया जाएगा। लंबा लंबा क्वेश्चन मतलब इसका आंसर लॉन्ग होगा, क्वेश्चन जो बनेगा लॉन्ग आंसर बनेगा, है ना, इसलिए वो छोटा था, 2 नंबर मिल रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस खंड में 8 प्रश्न है, 8 में से आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। आप प्रत्येक प्रश्न का कितना नंबर का है, 3 नंबर, तो 3 18 मिल जाएगा, इसमें 18 नंबर होगा कि नहीं। चलो 39 में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो हल्का सा मिस्टेक किया गया है क्वेश्चन में। देखो बोला कि 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस दे दिया, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ इंग्लिश में क्या बोला है, इंग्लिश में बोल दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस दिया, मतलब देखो इसका मतलब होता है उत्तल लेंस। इसका मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। ये देखो यदि हिंदी के हिसाब से बनाओगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, आज यदि इंग्लिश के हिसाब बनाओ तो इंग्लिश के हिसाब से आपको आंसर आ जाएगा। तो हिंदी में तो टाइपिंग मिस्टेक किया है, यहाँ पर जो उत्तल है ना, इसको यहाँ पर अवतल, इसको काट के यहाँ पर उत्तल कर लीजिए। क्या करिएगा, उत्तल कर लीजिएगा, तब इसका क्वेश्चन दोनों सेम होगा। यहाँ पर इंग्लिश में दिया है कन्वर्जिंग, है ना। कन्वर्जिंग मतलब इसका होता है क्या, कन्वर्जिंग मतलब आपने आपस में एक दूसरे को कन्वर्ज करना, है ना। आज वो अवतल का मतलब हुआ एक दूसरे को डाइवर्जिंग करना, तो उसका उसको डाइवर्जिंग तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कन्वर्जिंग दिया, इसको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस करना होगा। क्या करना है, यहाँ पर इसका उत्तल कर दीजिएगा, उत्तल लेंस, है ना। चलो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लो पहले। देखो ये 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई कितना है, ये मैं देखो वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 है, तो लिखेंगे पहले वस्तु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, लेकिन वस्तु की ऊंचाई जिसको सूचित करते हैं एस से, करते हैं कि नहीं, कितना दिया हुआ है 5 सेमी, ठीक है। फिर बोला है कि 10 सेमी फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेमी। बताओ यहाँ पर कैसा लेंस है, नहीं ये अवतल लेंस है, अभी बोले थे ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में, क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं दिए, है ना। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है फोकस, इसलिए कि एफ का वैल्यू कितना है 10 सेमी हो गया। आगे दिया हुआ है, देखो आगे क्या दिया हुआ है कि, एक मिनट, आगे जो दिया हुआ है कि प्रतिबिंब यहाँ पर अवतल लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, मतलब बस क्या दिया है, वस्तु दूरी, मतलब यू दिया है मेरा, वस्तु दूरी को बोलते हैं, यू बोलते हैं कि नहीं। तो वस्तु दूरी मैंने कितना दिया हुआ है, याद रखना, वस्तु दूरी जो दिया हुआ है यू, जिसको बोलते हैं यू, वो कितना दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। माइनस देखो, माइनस जो होता है कभी भी कोई लेंस हो या तो दर्पण हो या कुछ भी हो, यू का मान यानी वस्तु दूरी को हमेशा किस में दर्शाते हैं, हमेशा माइनस में लेते हैं। हमेशा क्या करते हैं, वस्तु दूरी को हमेशा माइनस में लेते हैं, क्या करते हैं, हमेशा माइनस में लेना है, कभी प्लस में लेना है, हमेशा नेगेटिव में होता है ना, याद रखिएगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या लेना है, यानी यू का मान हमेशा क्या लेना, हमेशा कोई लेंस दर्पण कुछ भी हो आपको यू का मान हमेशा क्या लेना है, माइनस में लेना है, याद रखिएगा। आज हमको निकालना क्या है, हमको बोल दिया है कि वस्तु की क्या बोला कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, मतलब हमको यू निकालना है। देखो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, यानी कि भी बराबर वाट है, और प्रतिबिंब की स्थिति बने कि प्रतिबिंब के आकार बने कितना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बना निकालना है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना है, मैंने एच डैश निकालना है, और हमको प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक ना उल्टा ना आभासी, है ना। चलो बनाते हैं इसको। देखो इसका आंसर जो होगा, चलो हम बनते हैं। देखो यहाँ पर अब लेंस है, यहाँ पर जो लेंस के बारे में चर्चा किया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेंस सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है ना, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है कि नहीं। कोई ऐसा भी लिखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको पलटा लिखता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दोनों सेम है कि नहीं, खाली इसको हम पलटा दिए इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो भी का मान बैठा दो, भी का मान तो नहीं दिया हुआ है, यू का मान तो दिया है ना, भी का एफ का भी मान दिया है, इसको बैठा दो, सोल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर दे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सोल्यूशन करके बताया है। देखो यू का भी, देखो यहाँ पर यू का तो फिर भी का वैल्यू तो दिया नहीं, तो इसलिए 1/v को रहने देंगे ऐसा ही। आज देखो यू का जो वैल्यू दिया था मेरा दिया था, मेरा कितना दिया, -25 दिया था, क्या लिख दिया -25, और एफ का मान कितना 10 दिया, 10 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर 1/v लिख देना है। देखो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस होता है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए लिख दिया प्लस। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस, तो बताओ माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं, तो ये लिख दिए प्लस।
और 25 को उतार दिए, फिर उसको उतार दिए, सब उतार दिए। अब क्या करना है ना, और बेटा भी को लिख दिए यहाँ पर। अब इसको ले जाओ इधर, तो इधर क्या इधर जगह माइनस होगा कि नहीं, इधर लिख के माइनस लिख दिए, माइनस बटा 25 लिख दिए। अब इसको सोल्यूशन करो, बताओ 10 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा कि नहीं। तो लिखिए इसको ऐसा ही रहने, इसको ऐसा, इसको 1 बटा भी जो इसको ऐसा ही रहने दो, इसको कोई कर चेंज नहीं कर, इसको ऐसा ही रहने दो। अब इसको एलसीएम बना, इसको बीन जो बना कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3/5 हो जाएगा। कितना होगा 3/5 आएगा कि नहीं। अब देखो 3 इसको भी देखो यहाँ पर 5 कम 5, 2 कम 2 हो जाएगा, और 3 5 2 घटा कितना 3 बचेगा कि 3/50 हो गया। अब देखो इसको भी को उधर पलटा दो, तो ये भी पलटेगा उधर, भी को ऊपर ले जाओ तो 50 को ऊपर लेना पड़ेगा। तो भी को ऊपर ले गए जब, तो क्या होगा 50 ऊपर जाएगा, 50 3 नीचे 3। अब इसको भागा दे दो, इसको भागा दो कितना आएगा ना, भागा देने पर इतना आ गया। मैंने यू का जो वैल्यू निकला, मेरा भी का जो वैल्यू निकला, भी बराबर कितना निकल गया मेरा 16.67 cm मेरा निकला। कितना निकला 16.67 मेरा निकल गया सेंटीमीटर। ये क्या निकला, प्रतिबिंब की दूरी निकला। क्या निकला प्रतिबिंब, देखो यहाँ पर ये भी निकालने, देखो यहाँ पर भी निकाल दी क्या, भी देखो भाई प्रतिबिंब की दूरी कितना निकला। मैंने जब वस्तु यदि यहाँ रखा हुआ है तो वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा कितना 16.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा ना, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकल गया है ना। चलो आगे बनाते हैं, हमको निकालना है अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा ना। तो देखो यहाँ पर एक होता है आवर्धन, क्या होता है आवर्धन, जिसको बोलते हैं एम। फार्मूला क्या होता है भी बटा यू होता है ना, लेंस के लिए होता है ऐसा। लेंस के लिए आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू। यदि दर्पण रहेगा तो क्या करना है, एम बराबर हो जाता है माइनस भी बटा यू। इसको याद रखिएगा है ना, यदि लेंस है तो क्या लिखना है भी बटा यू, दर्पण है तो माइनस भी बटा यू। किसके लिए, आवर्धन के लिए है ना। तब यहाँ पर लेंस हो तो क्या लिखेंगे भी बटा यू लिखेंगे कि नहीं, लिख दिए भी बटा यू। इसका सिर्फ मान बैठा दो, बस आंसर आ जाएगा। एम लिख दिए, भी का वैल्यू देखो, भी का वैल्यू कितना आया, देखो भी का वैल्यू देखो, भी का वैल्यू कितना आया, देखो यहाँ पर इतना आया कि नहीं आया, ये भी दोनों आया। देखो यहाँ पर जब भी आप लोग बैठाएंगे कुछ भी मान, तो याद रखना पॉइंट वाला को कभी मत बैठाना। देखो पॉइंट एक एक्चुअल मान, ये एक्चुअल मान नहीं है, इसको हम लोग पॉइंट में लगभग लिए, लेकिन ये एक्चुअल मान है कि ये एक्चुअल मान नहीं है 16.7, लेकिन एक्चुअल मान कौन है, ये वाला एक्चुअल मान है। इसको बिठा दो 50/3 बिठा दो, लिख देंगे यहाँ पर, लिखना है भी बराबर 50/3 लिख दिए। अब बट्टा यू का वैल्यू कितना -25 था, तो लिख दिए -25। अब चलो यहाँ पर इसको देखो, ये 50 का 50 रहेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, दोनों गुना कर दिए। अब 50 से काट दिए, 50 दूना 100, 50 दूना कितना 25 दूना 50 होगा। ये देखो यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस नीचे वाला माइनस है उसको ऊपर चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर ऊपर कितना -2 बचा, लिख दिया -2। आज देखिए हमें कितना 3 बचा, लिख दिए 3। और इसको भागा देंगे कितना बचा, भागा देने से कितना का, और एक सूत्र होता है एम बराबर क्या होता है एच डैश बच्चा एच होता है। क्या होता है, एम बराबर जो होता है एच डैश बटा एच होता है। मतलब एच डैश मतलब क्या हुआ, वस्तु की नहीं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई लिख देना है ना। अब देखो यहाँ पर एम बराबर, अभी एम बराबर कितना, अभी एम बराबर कितना निकला, अभी निकालते 2 बटा -2/3 आया कि नहीं। और एच डैश तुमको निकालना है, एच के वैल्यू दिया है, देखो पहले दिया था प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया था, वस्तु की ऊंचाई पहले दिया हमारा 5 दिया था। अब इसको क्रॉस गुना कर दो, इसको गुना कर दो इसके साथ, तो 5 10 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर दो इसके तो इतना हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको हमें चेंज दिए, इसको सिर्फ इधर लिख दिया और इसको इधर लिख, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिए, इससे कोई गलत नहीं है ना। अब लिखेंगे एच डैश, क्या लिखेंगे एच डैश बराबर क्या हो जाएगा -10, और ये गुना करिए इधर बट्टा हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितना, 3 से काटे पर कितना आएगा, 3 से काटे पर में आएगा मेरा एच डैश कितना आ गया, एच डैश जो आया मेरा -3.33 आया सेंटीमीटर। ये वाला कितना निकला मेरा प्रतिबिंब की ऊंचा। देखो मेरा प्रतिबिंब जो पहले था मेरा वस्तु कितना लंबा था 5 cm, इसका प्रतिबिंब कितना लंबा बना ना 3.33 बना ना, माइनस में आया। तो इसका मतलब कैसा बना, वस्तु से आकार छोटा बना बड़ा बना, छोटा बना। तो इसका प्रकृति कैसा होगा न वास्तविक, प्रकृति कैसा होगा न वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु के आकार से क्या बनेगा छोटा बनेगा। ये आंसर हो जाएगा सटीक आंसर। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। और अभी इंटरेस्ट वाला चैप्टर और इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन बाकी है, अभी इसका और मजा क्वेश्चन आने वाला है अभी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो यहाँ पर 40 में क्या दिया हुआ है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाए, जिनमें से क्या होगा 2 वोल्ट के 3 बैटरी। देखो 2 वोल्ट वाला कितने, 2 वोल्ट वाला बैटरी होना चाहिए, और कितना ना 3 गो सेल की बैटरी, 3 गो मिला के होना चाहिए ना, 3 गो सेल होना चाहिए। ये एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध को एक प्लग कुंजी सभी को क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। क्या करना है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको देखो डायग्राम छापना है, इसको बस डायग्राम खड़ा कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर ये सर्किट है, विद्युत सर्किट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 गो प्रतिरोध, एक पहला प्रतिरोध कितना 5 ओम दिखाना है, एगो 8 ओम और एगो 12 ओम। देखो यहाँ पर ये देखो ये वाला कितना सेल है, ये वाला मेरा दिया हुआ है सेल का कितना बोला था, देखो यहाँ पर 2 वोल्ट का कितना बैटरी होना, देखो 2 वोल्ट वाला काय को बैटरी 3 गो, तो 3 गो में कितना होगा टोटल 3 6 वोल्ट होगा कि नहीं। देखो 3 गो बैटरी मिला के तो मिला कितना 6 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए लिख दिया यहाँ पर 6 वोल्ट लिख दिए। ये वाला मेरा क्या है सेल है।
देखो इसमें क्या है, इसमें जो जा रहा है आई, मैंने आई मतलब क्या होता है, विद्युत धारा जा रहा है, लाइन इसमें लाइन जा रहा है ना, लाइन फिर इसमें आ रहा है, इसे घुमा, ये क्या है विद्युत, ये क्या है आमीटर है, यानी कि ये है ना, ये क्या है कुंजी। इसको डायग्राम छाप दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 41 नंबर में दिया हुआ है, क्या बोला कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं क्या है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण को लिखे, है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो यहाँ पर लिखना है, उत्तर देखें कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं लिख डैश दीजिएगा, लिखेगा कि वे रेखाएं जो चुंबक के उत्तर, देखो ये चुंबक इस तरह, चलो चुंबक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है नॉर्थ है, यहाँ पर ये साउथ है ना। ये बोल रहा है कि वे रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी मतलब क्या नॉर्थ जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, आयस मतलब क्या साउथ में होता है, साउथ में दक्षिण होता है, तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तो इन्हीं रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबक क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है उत्तरी ध्रुव जिसको बोलते हैं एन, यहाँ से निकलेगा रेखा और कहाँ जाएगा, इसको निकल के जाएगा, कहाँ जाएगा दक्षिण ध्रुव को जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। अब देखो यहाँ पर इसका गुण लिखना है, तो लिखिएगा चुंबक क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या हो जाएगा, तो लिखना है गुण लिख दीजिएगा, 3 को पॉइंट लिख देते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है हमेशा कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, ये हमेशा ये रूल फॉलो ही होता है। जैसे ये एन है, ये वाला साउथ है ना, नॉर्थ साउथ, तो ये एन से निकलेगा और साउथ की ओर जाएगा, हमेशा कभी भी उल्टा नहीं चलेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर आएगा, आएगा मिल जाएगा, कभी इधर से नहीं जाएगा, याद रखना कभी भी साउथ से नहीं जाता है। ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण क्या है इसका, न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। चलो मैंने चलो चुंबक है, क्या है मेरा चुंबक दिया हुआ है, और यहाँ पर मेरा है, चलो ये वाला मेरा साउथ है, ये वाला क्या है नॉर्थ है। यहाँ पर देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरह होता है, नहीं यहाँ पर निकलता है इस तरह से, इस तरह निकलते चला जाता है, यहाँ पर मैंने इसका रेखा जो जितना अब कभी आपस में कट नहीं करेगा, कभी आपस में कट नहीं, तो यहाँ पर कहीं कट कर रहा है, देखो कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, आपस में कभी भी नहीं कट करता है, याद रखना। इस याद इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ध्रुव के समीप, क्या बोले कि ध्रुव के समीप मतलब क्या, ध्रुव के बहुत सामने क्षेत्र रेखाएं क्या होता है बहुत घनी होती है, परंतु ज्यों ज्यों इसकी जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है, याद रखना उसका घनत्व क्या होता है घटता है, उसका क्षमता जो होता है खींचने का क्षमता चुंबक का उसका कम हो जाता है। आप लोग देखे होंगे यदि आपके पास दो चुंबक है, जैसे जैसे चुंबक को दूर करते जाएगा आप लोग को जो खींचने का क्षमता बहुत कम होता है, बहुत जल्दी नहीं खींच पाता है, क्यों, उसका जो क्षमता जो होता है उसका ध्रुव के समीप बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर क्षमता नहीं खींच पाता है, दोनों को किसी वस्तु को नहीं खींच पाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, ध्रुव के समीप जैसे चुंबक दिया हुआ है, ये वाला क्या है मेरा साउथ, ये वाला नॉर्थ है। तो याद रखना क्या बोला कि ध्रुवों के समीप ये दोनों तो क्या ध्रुव है, तो ध्रुवों के समीप क्या था घनी रेखाएं जो होते हैं पूरा घनी होती है, देखिए यहाँ पूरा घनी होता है, पूरा रेखा पूरा आपके पास यहाँ जो होता है ध्रुव पर पूरा बहुत सामने घनी होता है, बहुत यहाँ पर जो होता है पूरा घनी रेखाएं होती है। और यहाँ पर क्या होता है चुंबक जो बोल होता है बहुत मजबूत होता है, जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है इसका चुंबक जो खींचने का आकर्षण बल है वो कम होता है, मतलब घटता जाता है, उसका क्षमता जो होता है घटता जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 42 में क्या दिया, 42 में क्वेश्चन में दिया, बोल रहा है 42 में कि रेडक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाया गया। पूछा है कि रेडक्स अभिक्रिया क्या, देखो रेडक्स कहने का अर्थ जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है, सिंपल सा ये लॉजिक है। देखो उत्तर लिखना है कि रेडक्स अभिक्रिया लिख डैश दीजिएगा, लिखना है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसे एग्जांपल समझाते हैं, जिसे क्या दिया हुआ है CuO दिया हुआ है प्लस H2 मिलकर क्या बनाया Cu प्लस H2 बनाया कि नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हल्का सा गौर कीजिएगा। देखो यहाँ पर देखो उपचयन कहने का अर्थ हुआ जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है ना, और अपचयन कहने का अर्थ हुआ जिसमें ऑक्सीजन घट जाता है, उसी को बोलते हैं। दोनों देखो दोनों एक साथ हुआ। देखो यहाँ पर CO था, इसमें O था, देखो यहाँ पर जब इसको बना रिएक्शन देखो नया पदार्थ बना, देखो यहाँ पर CO के साथ O गायब हो गया, गायब हुआ कि नहीं, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपचयन। मतलब यहाँ पर CO में क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है अपचयन, CO में क्या हुआ है अपचयन, CU में अपचयन हुआ है। देखो बताओ उपचयन किस में हुआ है ना, H2 में उपचयन। देखो यहाँ पर H2 अकेला था, जब इसको बना नया पर देखो यहाँ O भी बढ़ा के नहीं, तो इसमें O बढ़ गया। तो याद रखना जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। सिंपल सा ये लॉजिक है। देखो 43 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों के अनुसूत्र तथा संरचना सूत्र लिखो। अनुसूत्र क्या मतलब होता है,
उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है और उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा उसको हम लोग को दिखाना है। तो ये देखो यहाँ पर ए में दिया हुआ ब्यूटेनॉन का बनाना है, क्लोरोपेंटेन का बनाना है, मेथेनॉल का बनाना है। इसका हम लोग क्या बना है, एक केमिकल फार्मूला लिखना है, उसके बाद इसका डायग्राम जो होगा किस तरह उसको भी लिखना है ना। तो पहला एक आंसर ए में क्या दिया, ब्यूटेनॉन, इसका सूत्र क्या होगा ना C2H5, क्या होगा C2H5COH। देखो यहाँ पर जो होगा ब्यूटेनॉन में क्या होगा पता, कौन सा प्रकार का जुड़ा हुआ है, कीटोन, कौन सा जुड़ा हुआ है, कीटोन। देखो पढ़ो ना एक बार, ब्यूटेनॉन ऑन कीटोन है ना, कीटोन जुड़ा है कि नहीं, कीटोन। तो कीटोन हमेशा किसका, कीटोन हमेशा याद रखना, कीटोन जो होता है इसका प्रकृति समूह हमेशा बीच में रहता है। कहाँ पर रहता है, हमेशा बीच में रहता है। कहाँ रहता है, हमेशा बीच में रहता है। इसका सूत्र क्या होता है, कीटोन का CO होता है। क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, CO इसका होता है प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र है ना। देखो यहाँ पर, देखो बीच में हमेशा, देखो यहाँ पर हमेशा बीच में जुड़ा है कि नहीं, मतलब दो मतलब साइड के हमेशा बीच में जगह दो कभी भी कीटोन साइड में नहीं रहता, कहीं भी बीच में रहेगा लेकिन बीच में रहेगा ना। देखो यहाँ पर कीटोन है या बीच में, या कीटोन रहता है हमेशा बीच में। देखो इसका सूत्र क्या होगा ना, C2H5COH3। इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं ना, C3H8CO है ना। चलो इसको देखो डायग्राम किस तरह बनेगा, देखो यहाँ पर सी बता, सी कितना है, देखो यहाँ पर सी कितना है, 3 गो है। देखो यहाँ पर सी 3 गो है, यहाँ पर देखो C3 और इधर एगो 4 गो सी है कि नहीं। देखो यहाँ पर C3 और इधर अलग से एगो सी है, तो कितना 4 गो सी होगा। तो देखो आपको 4 गो सी बना देना, 4 गो सी। अब बोलो H का गो है बताओ, H देखो H टोटल 8 गो, तो H 8 गो खींचना है ना। तो यहाँ पर H 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है कि नहीं। अब इसमें क्या रहेगा, कीटोन हमेशा बीच में, कहा कीटोन हमेशा बीच में, देखो कीटोन बीच में है, इसका डायग्राम छाप देना, हो गया आंसर। चलो बी में क्या दिया हुआ है, क्लोरोपेंटेन। सी में दिया हुआ है मेथेनॉल। देखो बी में जो दिया हुआ है क्लोरोपेंटेन, इसका सूत्र क्या होगा, C5H11Cl। क्या होगा, क्लोरोपेंटेन का सूत्र है। केमिकल डायग्राम किस बनेगा ना, सी कितना था यहाँ पर, C5 था कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया। अब Cl मेरा लगा देना है Cl। अब H कितना था मेरा, 11 था। देखो यहाँ पे 11 है, गिनो ना 11 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 11 तो हो गया। सी में क्या दिया, मेथेनॉल। देखो मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। क्या होता है, CH3। इसका छोटा मोटा डायग्राम बनेगा, एक ही एगो सी है तो एगो सी लिख दिए, एगो सी इसलिए एगो सी लिख दिए। अब H कितना, 3 गो, तो H देखो 3 गो है। ये तो मेरा क्या COH, ये वाला क्या है, OH में होता है हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर कितना 3 गो H है और यहाँ एगो H आ गया, ये सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 44 में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। देखो मनुष्य की किन्हीं 3 गो हार्मोन का नाम लिखना है और उनका कार्य होता है क्या, उसको लिख देना। तो मनुष्य के 3 हार्मोन निम्नलिखित होता है। पहला लिख देना है एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन कहाँ पाया था, याद रखना, एस्ट्रोजन जो होता है यह मादा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है न, महिलाओं के अंडाशय में पाया जाता है, याद रखिएगा ना। देखो एस्ट्रोजन लिख के दे देना है, लिखना यह मादा हार्मोन है। मादा मतलब क्या, महिला होगा कि नहीं, यह मादा हार्मोन है और यह अंडाशय में पाया, कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में पाया जाता है। ऐसे काम क्या होता है ना, यह मादा में यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन में सहायक करता है, ये हो जाएगा। दूसरा लिख देना है, दूसरा हार्मोन क्या होगा ना, टेस्टोस्टेरोन। इसका मतलब क्या होगा, यह कहाँ पाया जाता है, ये नर में, हम लोग का जैसे हम लोग पुरुष में कहाँ पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है यह हार्मोन। कहाँ पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है यह हार्मोन। कहाँ पाया जाता है, देखो पुरुष में रहता है लेकिन कहाँ रहता है ना, यह वृषण में, यह कहाँ पाया जाता है, यह वृषण में पाया जाता है। इसका काम क्या है, बस उसी सेम काम होगा, यौनारंभ से संबंधित परिवर्तनों में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा पॉइंट लिखे, तेरह को लिख देना है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, देखो इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, यह अग्न्याशय द्वारा स्रावित। कैसे, देखो इंसुलिन जो होता है एक कैसे स्रावित होता है, तो याद रखना अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। और ये जो इसका काम क्या होता है, तो याद रखना इसका काम क्या होता है, नहीं ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखता है ना, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को क्यों ध्यान दे रहे हैं। देखो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो क्यों ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी में कोयला, देखो पूरा पृथ्वी में जो बात हो रहा है, पूरा पृथ्वी में क्या हुआ है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों के ज्ञात भंडार सीमित ही है। मतलब क्या होगा, बहुत ही सीमित है, मतलब बहुत ही सीमित, मतलब क्या होगा, अंत पूरा अनंत नहीं पाया था, पूरा सीमित रखा गया है कि इतना ही पाया जाए। जैसे खत्म हो जाएगा, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं ना, इसलिए इसको सही से ध्यानपूर्वक से इसको प्रयोग करना है। देखो कोयला तो नहीं, रोज तो नहीं बनता है, कोयला बना है वही लगा, अभी चल रहा है, जिसका खत्म होने के बाद क्या होगा, आपको कोयला मिलना असंभव हो जाएगा। कोयला फिर बनने का कि सब लाखों वर्ष, कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है ना।
चलो यहाँ पे देखते हैं अगला हो जाएगा बहुत ही सीमित। देखो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है ना। अभी जो है जिस तरह हो रहा है अभी उपयोग अंधाधुंध जो उपयोग हो रहा है इसमें इससे क्या होगा आगे जाके फिर कोयला का एक नज़र भी नहीं देख पाओगे, है ना। देखो देखो यहाँ पर यदि इस तरह से बोल रहा कि यदि इस तरह से उनका उपयोग होता रहा तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम ऊर्जा को संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान दे रहे हैं कि सही से उपयोग करें, भविष्य के लिए चले। इसलिए इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। देखो 46 में क्या दिया हुआ है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत को नुकसान चिंता का विषय में बदल गया है। क्योंकि देखो अगर यह परत क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यही किरणें वायुमंडलीय बाधा को पार कर पृथ्वी की सतह तक पहुँच जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी, पृथ्वी सतह पर पहुँच जाएगी। इन यही किरणों से जीव में उत्परिवर्तन हो सकता है जिससे जनसंख्या के भीतर कैंसर जैसी बीमारी को मृत्यु का विस्फोट हो सकता है। देखो इसका क्या हो जाएगा कि इस क्षति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। बहुत सारे उपाय हैं, लिखने 3 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट कि CFC जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना। दूसरा लिख देना है कि नाभिक के विस्फोट को कम करना चाहिए। तीसरा लिख देना है कि सुपरसोनिक विमान का कम से कम उपयोग होना चाहिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नया स्टार आ गया। क्या बोला नया स्टार में कि इस खंड में टोटल 6 प्रश्न है जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न कितना अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा। देखो इसको यदि बना लीजिएगा ना आप लोग, सिर्फ इसी पार्ट को बना लीजिएगा। इस पार्ट को बनाने के बाद आपको ये तो सब्जेक्टिव कुछ हो या ना हो, लेकिन यदि इसको सब सही कर लीजिएगा 4 क्वेश्चन तो आपको सब्जेक्टिव से आपको बस साइंस से आपको पास हो जाएगा, पास से पास। खाली इसको 4 क्वेश्चन बनाने मिलेगा तो कितना 4 को 20 मिलेगा कि नहीं, 20 में मिल जाएगा। तो आप लोग फेल नहीं हो पाओगे, है ना, फेल नहीं होगा आप लोग, मेरा गारंटी। इसमें ऑब्जेक्टिव में फिर आएगा आधा नंबर। यदि इसको बना सब्जेक्टिव में 20 में तो आ गया, उधर तो फिर 30 में तो है ही है। 30 में बनाए कि नहीं, अभी जितना मैं 30 में उधर अभी 30 को बना लिया, 30 में का हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि 6 प्रश्न में से हमको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। अब प्रत्येक प्रश्न कितना अंक रहेगा, 5 अंक का निर्धारित है। चलो इसको पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 41 में। थोड़ा देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा। देखो 5 में तो इसे तो आपको नहीं देगा, क्वेश्चन तो लॉन्ग होगा ही, क्वेश्चन लंबा होगा तब तो आपको आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। देखो यहाँ क्वेश्चन 47 में क्या 47 में क्या बोला कि विद्युत मोटर नामांकित चित्र बनाना। देखो विद्युत मोटर को आपको चित्र बनाना है, नामांकन के साथ नाम के साथ बनाना, चित्र बनाना है ना। इसके सिद्धांत एवं कार्य विधि को स्पष्ट करना है। देखो इसका सिद्धांत क्या है, ऐसा कार्य क्या है, उसको भी स्पष्ट करके लिखना है। फिर बोला कि विद्युत मोटर में क्या बोला, विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बलय, क्या बोलते हैं बलय, जिसको बोलते हैं रिंग, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रूस रिंग का क्या कार्य होता है, इसको भी लिख। देखो यहाँ पर विद्युत मोटर की चित्र छापना है, इसको आपको चित्र छाप देना है, नामांकित चित्र। देखो ये वाला क्या है, ये आर्मेचर, ये क्या है आर्मेचर। देखो ये वाला आयताकार कुंडली जो है ये क्या है, आर्मेचर है। ये क्या है, आर्मेचर। ये क्या है, इसमें विद्युत यहाँ पर क्या होगा, ये परिपथ है, इसमें तार है। और देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो दिया हुआ है विद्युत बल, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिया हुआ है रिंग है, क्या है रिंग। ये क्या है, दोनों रिंग है, ब्रूस है। तो देखो यहाँ ये जो दिया हुआ है, देखो इस तरह जो दिया हुआ है इसको बोलेंगे विद्युत विभक्त बलय है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर साइड देखो काला काला दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रूस, क्या बोलते हैं ब्रूस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिंग। चलो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर इसका जो है, देखो ये जो दोनों ये दोनों क्या है, दोनों चुंबक है। ये देखो ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है, ये वाला है उत्तरी ध्रुव, है ना। ये वाला क्या है आर्मेचर, है ना। यहाँ पर इससे डंटी रहता है, यहाँ पर कोई भी पंखा लगा तो पंखा घूमना शुरू हो जाए। देखो यहाँ पर चलो इसका फिर कार्य विधि को लिखते हैं, इसका फिर कार्य विधि, इसको सिद्धांत को क्या है इसको भी लिखेंगे, है ना। तो इसका कार्य विधि क्या हो जाएगा, चलो आगे देखते हैं। इसका पहले सिद्धांत लिखना है। पहले सिद्धांत क्या, इसका सिद्धांत क्या हो जाएगा कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। क्या करता है, चुंबकीय बल कार्य करता है। याद रखना, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है ना। फिर बोला यदि चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार के एक निश्चित दिशा में घूमने लगता है। क्या, निश्चित दिशा में घूमने लगता है। अब इसका देखो कार्य क्या होता है ना, जब कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समांतर भुजाओं पर एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे के
विपरीत होते हैं, जिससे आर्मेचर घूमती है। क्या कहते हैं, जिससे आर्मेचर क्या होता है, घूमते। जब इसमें जैसे विद्युत करंट आ जाता है तो ये जो आर्मेचर है ये घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या होता है, इधर को ये मतलब क्या घूमना स्टार्ट कर देगा। ये क्या होता है, ये घूमना इधर इधर को इसे घुमा देगा, इसे घुमा देगा, पूरा पूरा घूमना स्टार्ट कर देता है। घूमना स्टार्ट करेगा तो इधर पंखा भी घूमेगा, तो पंखा पूरा हवा देने लगेगा। इस तरह होता है यहाँ पर, है ना, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बोल रहा है फिर आधा घूमने के बाद P का संपर्क Y से और Q का संपर्क X से। देखो यहाँ पर आधा घूमने के बाद क्या, आधा जैसे घूमता है तो P का संपर्क जो है Y से क्या हो जाता है। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है P का संपर्क खोजो, कहाँ पर दिया हुआ है P का संपर्क। देखो P खोजो कहाँ पर है, P का संपर्क जो होगा Y से। देखो ये वाला क्या मेरा P है, P का जो संपर्क होता है Y के साथ, P का संपर्क किसके साथ है, P का संपर्क जो है Y के साथ हो जाता है। देखो यहाँ Y कहाँ दिया हुआ, देखो ये वाला Y है कि नहीं, देखो यहाँ पर यह है Y, यहाँ पर जो दिया हुआ देखो P तथा Y, इसको X तथा Y बोल सकते हैं, ये वाला X तथा Y है। देखो यहाँ पर यहाँ पर जो दिया हुआ है कि जब ये घूमना आधा जब घूमता है, जब P आधा घूमता है तो क्या करता है ना, इसका संबंध किससे, ये होगा Y से हो जाता है। किसके साथ हो जाता है, Y का। जब Q आधा घूमता है तो क्या होगा, Q का जो होता है X से हो जाता है, जो पलट जाता है। देखो यहाँ पर अभी P के साथ कौन है, X है, और कौन है, Y है। जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, आधा घूमेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से Y से हो जाएगा। और जब Q जो घूमेगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q, तो ये किसी तो X हो जाएगा, समझ होगा कि नहीं। जो Q घूमेगा तो X के साथ हो जाएगा, X के साथ संबंध हो जाएगा। तो यहाँ वही बोल रहा है कि आधा घूमने के बाद P का संपर्क Y से और Q का संपर्क X से हो जाता है, जिससे धारा की दिशा उलट जाती है। मतलब धारा जो होता है उल्टा हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूर्णन करती रहती है और मोटर अपना कार्य करना शुरू कर देता है, मतलब अपना घूमना शुरू कर देता है ना। फिर बोला स्प्लिट, क्या बोला है, स्प्लिट रिंग, मतलब बोला जो उसको जो बोला था यहाँ पर, जो क्या बोला स्प्लिट रिंग का कार्य हमको लिख दे। यहाँ पर बोला क्या बोला था, फिर इसका हो गया आंसर। फिर बोला कि विद्युत मोटर के स्प्लिट रिंग का कार्य, मतलब इसका रिंग का क्या काम है ना, जिसको वो लिखना है ना, इसका रिंग का काम क्या होता है, इसको उसको भी लिख दे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंग का काम, 1 मिनट कहाँ पर गया है, यहाँ पर है। फिर स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होगा ना, विद्युत क्या बोला, विभक्त वलय एक द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। क्या करता है, द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। फिर कुंडली के प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद ये क्या करता है, विद्युत वलय धारा की दिशा को पुनः वापस कर लेती है तथा कुंडली एक दूसरे के समान एक समान में घूर्णन के लिए प्रेरित करनी है ना। तो इसका है आंसर। अब नेक्स्ट तो क्या दिया हुआ है, 48 नंबर जो दिया हुआ है कि प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन क्या है। देखो प्रतिरोध का, देखो क्वेश्चन पूछा है कि समांतरकरण क्या है, वो वाला पूछा है प्रतिरोधकों का समांतर संयोजन क्या है। मतलब समांतर इसको बोलते हैं हम लोग, और काम क्या नाम से जानते हैं, पार्श्व क्रम जानते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर संयोजन क्या होता है। फिर बोला कि समांतर में जो जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन का भी प्राप्त करना है। क्या कहना है, व्यंजन व्युत्पन्न करना है ना। तो पहले लिखेंगे हम लोग समांतर संयोजन क्या है, याद रखना, इसको लिख डैश देना है, आंसर लिखेगा कि जब सभी प्रतिरोध को एक छोर को एक साथ संयोजित करके, है ना। देखो यहाँ पर जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को दूसरे साथ जोड़ा जाता है ना, तो इस प्रकार के संयोजन क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जिसे इसको देखो डायग्राम मिल जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो एक छोर को एक साथ, देखो एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को दूसरे साथ जोड़ दिए, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी क्रम बोलते हैं। देखो इसका डायग्राम भी छापना है। देखो ये डायग्राम है। देखो यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला जो दिया हुआ ये वाला क्या है, परिपथ है। देखो यहाँ पर 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3 दिया है कि नहीं। ये वाला क्या है, सेल है। यहाँ पर ये वाला क्या है, कुंजी और स्विच है। यहाँ पर देखो धारा जा रहा है यहाँ से, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला I1 जा रहा है, ये वाला I2 जब देखो यहाँ पर जो धारा, देखो 3 प्रकार धारा जा रहा है। यहाँ पर I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिरोध 1 है, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3। यहाँ जो मिलेगा ये क्या है, वोल्ट है। क्या है, वोल्ट मीटर, जो सभी धारा को माप के एक जगह एकत्रित करता है। ये क्या है, X है, ये Y का मान दे, ये वाला I जा रहा है, कुंजी है, क्या बैटरी है ना। तो इसका देखो यहाँ चलो मान ली, इसको हम लोग एक व्यंजन क्या बनाएंगे, एक व्यंजन यानी कि सूत्र का निर्माण करेंगे ना। देखो मान लिया कि 3 प्रतिरोध क्या है, R1, R2 और R3 दिया हुआ है, ठीक है, मान लिए। बोला कि समांतर क्रम में जोड़ा गया। देखो ये तीनों क्या किया गया, देखो तीनों प्रतिरोध को जो है, ये तीनों क्या गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तथा इनके बीच धारा क्या जा रहा है, धारा I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है कि नहीं, प्रवाहित होती है। इससे क्या होगा, तीनों प्रतिरोध में जो है
I1 जा रहा है, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है चलो इसको तो बताओ आई जो जा रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो ये अभी यहाँ क्या था, मेरा पूरा आई था, जो यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, फिर 3 गो टूट गया, 1 2 3 गो गया, यहाँ पर एक ही गाय था, यहाँ पर 3 गाय टूट गया कि नहीं। तो पता एक गाय बराबर क्या होगा, ये जो बड़ा आई जो होगा ये क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा कि नहीं, तीनों मिला के एक इकट्ठा होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 जोड़ I2 जोड़ I3 है ना। ये इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच का विभवांतर हम लोग क्या मानेंगे, भी हो, तो ओम का नियम सीखिए। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम जो होता है क्या होता है, ओम का नियम क्या बोलता है ना, भी बराबर क्या होता है, R इंटू आई होता है कि नहीं। ये लो पूरा एक्चुअल नियम है, भी बराबर R इंटू आई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 बराबर, बताओ आई बराबर क्या, धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1 होगा कि नहीं, हो जाएगा सर। I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर जो होगा V बटा R2 होगा, और I3 बराबर क्या होगा, V बटा R3 होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पर बोला कि समीकरण 1 में से, देखो यहाँ समीकरण 1 में जो दिया हुआ है I1 I2 I3 में इसको बैठा देना है। देखो यहाँ पर I1 का वैल्यू क्या है, V बटा R2, I2 का क्या मेरा है, V बटा R2, और I3 का मान कितना है, V बटा R3। इसको सब बैठा दो समीकरण 1 में, सिर्फ इसका मान जो है इसका खपा दो समीकरण 1 में, अपने आप में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से लिखना है I बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मेरा I1 है, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, I1 है, I2 है, I3। तो I1 की जगह में क्या लिखेंगे, V बटा R1 लिखेंगे, I2 की जगह में क्या लिखेंगे, V बटा R2 लिखेंगे, I3 की जगह में क्या लिखेंगे, V बटा R3 लिखेंगे। तो इसको लिख देना यहाँ पर, देखो यहाँ लिख दिया, वैसा लिखे कि नहीं। 1 मिनट किधर गया, ये वाला था ना, हाँ देखो यहाँ पर ये वाला था। तो देखो I1 देखो I1 था, यहाँ पर I2 था, यहाँ पर I3 था कि नहीं। देखो यहाँ पर I1 की जगह लिख दिए V बटा R1 लिख दिए, या V बटा R2 लिख दिए, V बटा R3 लिख दिए, हो गया सर। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, चलो बता इसमें कॉमन, बता इसमें तो कॉमन कुछ आएगा, बता कॉमन कुछ मिलेगा, हाँ सर कॉमन भी। देखो यहाँ पर तीनों भी है सर, देखो सब में तीनों भी है सर। देखो यहाँ पर आई लिखेंगे, अब भी को बाहर निकलेगा कि बता, वहाँ पर जो भी ले इसको जब इसको कॉमन लेते बता इसमें क्या बचेगा, सब में 1 बचेगा, सब में क्या बचेगा, तो भी मेरा बाहर आ गया। तो बताओ उसमें अंदर में क्या बचा, तो इसके जगह सब में क्या बचा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। तो लिख दिए 1 सर। इसको समीकरण 2 मान लेना, क्या माना, समीकरण 2 मान लेना है। और एक बात, यदि x एवं y के सिरों के विभांतर जो होगा भी तथा समतुल्य प्रतिरोध क्या मानेंगे, उसको हम लोग RP मान लेंगे। क्या मान लेंगे, RP हो। तो ओम का नियम से हम क्या जानते हैं ना, ओम का नियम क्या होता है, I बटा भी आर होता है कि, तो आर का हम लोग प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध को हम लोग माने RP माने, क्या RP माने कि नहीं, तो लिखेंगे RP। अब कुछ नहीं करना है, हल्का सा चेंज, हल्का सा करना है कि समीकरण 2 और 3 से, देखो समीकरण 2 और 3 से कवर करो। तो देखो समीकरण 2 खोजो कहाँ पर है, देखो समीकरण 2 और 3 से कुछ तो होगा। देखो समीकरण 2 दिया हुआ है, देखो समीकरण 2 बराबर ये समीकरण 2 है, और समीकरण 3 देखो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो हल्का चेंज होगा। देखो यहाँ पर समीकरण 2 और वो देखो यहाँ पर, देखो समीकरण 2 और 3 से क्या होगा, देखो इधर भी आई है, इधर भी दोनों बराबर है कि नहीं, लेफ्ट साइड तो बराबर। देखो यदि लेफ्ट साइड यदि बराबर तो राइट साइड में बराबर होगा कि नहीं, दोनों साइड बराबर होगा, हाँ सर बराबर तो होगा। तो दोनों को बराबर कर दो, इसको लिख दो इधर, इसको लिख दो इधर, लिख दिए सर इधर। अब इसको क्या करना है, देखो भी से भी कर, देखो भी से भी कट जाएगा, देखो भी से भी कर दिए, तो बचा क्या, यहाँ पर यहाँ 1 बचा, तो लिखेंगे 1 बटा RP। इधर क्या बचा, 1 बटा R1 बचा, फिर 1 बटा R2 बचा, 1 बटा R3 बचा, हो गया। तो व्यंजक, इसलिए को हम लोग बोलते हैं व्यंजक बना प्राप्त हो गया। तो इसको याद कीजिएगा, यदि पूछेगा कि समांतर श्रेणी क्रम बराबर क्या होता है फार्मूला, तो याद रखना क्या होता है, 1 मिनट बैक हो गया, 1 मिनट। तो याद रखना क्या होता है, क्या होता है, समांतर क्रम बराबर क्या होता है, 1 बटा RP बराबर होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। आज पूछेगा श्रेणी क्रम वाला फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना श्रेणी क्रम बराबर फार्मूला होता है RS बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ये होता है मेरा क्या, श्रेणी क्रम फार्मूला होता है, इसको याद कीजिएगा ना। देखो 49 में क्या दिया हुआ है कि आयनिक आबंध क्या है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखे। फिर और एक क्वेश्चन पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, यहाँ पर लिखना है इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर न, इसको न कर लीजिएगा, इसको लॉ को क्या कर लीजिएगा, न कर लीजिएगा ना। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O के निर्माण को लिखना है ना, यानी कि N2 को हम लोग किस से लिख सकते हैं, डायग्राम फिगर में ना। तो पहले लिखेंगे हम लोग आयनिक आबंध क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि धातु और अधातु से बने यौगिक को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अब बोला कि इसका आयनिक यौगिक गुणधर्म क्या है, तो इसे लिखना है, जिससे तो यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं बोले, ये धातु और धातु से बने यौगिक क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं कि नहीं। वह धातु रहेगा और क्या रहेगा, अधातु रहेगा, उसको जो बनेगा यौगिक उसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। देखो यहाँ पर Na क्या है, धातु है कि नहीं, Cl क्या है, अधातु है, तो कोई बना Na से, तो क्या है, ये क्या है, आयनिक यौगिक है।
MgCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक। देखो यहाँ पर Mg मतलब क्या है, Mg मेरा धातु है और Cl2 मेरा क्या अधातु है, तो ये दोनों क्या आएगा, मिल के बनाएगा यौगिक, तो ये क्या आएगा आयनिक यौगिक है। आप पूछा इसका गुणधर्म लिखे, तो इसका आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट लिखना है आयनिक यौगिक ठोस और कठोर। देखो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, देखो आयनिक यौगिक जो होते हैं बहुत ठोस होते हैं और क्या होते हैं, कठोर होते हैं, इसको याद कीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिख देना है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं बहुत अधिक होता है। क्या होता है, काफ़ी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। तीसरा पॉइंट लिखेगा कि आयनिक यौगिक जल में घुलनशील तथा किरोसिन पेट्रोल में क्या होते हैं अघुलनशील। देखो आयनिक यौगिक जो होता है वो कहाँ घुलता है, जल में घुलता है। कहाँ घुलता है, जल में घुलता है, लेकिन पेट्रोल में नहीं घुलेगा और किरोसिन तेल में भी नहीं घुलेगा। इसको याद कर लेना, कौन, आयनिक यौगिक। चौथा पॉइंट लिखेगा कि आयनिक यौगिक का जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। फिर बोला कि Na2O, क्या बोला है, N2O, N2 का हो क्या करना है, फिगर देखो उसको क्या करना है, संरचना बना। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर N2 है, क्या मेरा N2O, मैंने N कितना 2 गो है, O कितना 1 गो। देखो N2 है कि नहीं, लिखा हुआ है N2, मैंने N कितना 2 गो, तो लिखिए N 2 गो लिख दिया, हो गया। अब O मेरा कितना 1 होता है, O लिख दिया 1 गो। अब देखो बताना है, बता Na कितना, बता Na जो होता है कितना बड़ा, 11 कितना बड़ा, इसका परमाणु संख्या कितना 11 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 2 8 1 होगा कि नहीं, तो बाहर कक्षा में क्या होगा 1, तो इसका बाहर कक्षा में बिंदु। देखो यहाँ पर जब भी कैसा करते हैं इसको, देखो यहाँ पर बाहर में हमको डॉट दर्शाना है या तो फिर क्रॉस देते हैं, डॉट या तो क्रॉस देते हैं। तब देखो यहाँ पर Na में क्या करेंगे, डॉट देंगे। Na में क्या कर डॉट दे दिए, Na में क्या डॉट दे दिए 2 गो। Na का बाहर कक्षा में 1 होता है, इसलिए 1 डॉट दिए यहाँ पर, इसका डॉट दिए 1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये O है, क्या है, O का तोड़ो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना 8 में आता है कि नहीं, 8 में आता है, तो इसको तोड़ो 2 6 होगा कि 2 6 8 हो गया। बाहर में कितना 6 है, तो बाहर में कितना 6 लिख रहा है, तो O के बाहर में कितना लिखा है 6। तो यहाँ पर डॉट दिया, तो यहाँ पर लिखना है क्रॉस, उल्टे एक अलग देना है। यहाँ पर देखो NM दिया है डॉट, तो लिखेंगे O में क्या लिखेंगे, क्रॉस देंगे। तो फिर 1 क्रॉस दिए, 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 गो हो गया। अब बताओ, याद रखना किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में कितना पूरा करना चाहिए, 8 को पूरा करना चाहिए। उसके बाहरी कक्षा कितना पूरा होता है, 8 में होता है कि नहीं, 8 में पूरा होता है कि नहीं, 8 में उसको 8 चाहिए। तो ये 6 को तो पहले से मतलब 2 घट रहा है, तो 2 किससे लेगा, नहीं 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा, तो यहाँ पर एगो यहाँ पर घट जो घटा वहाँ पर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो Na प्लस हो जाएगा, Na क्या एगो दिया, इसको एगो दिया, तो Na क्या बांटा कि नहीं, Na दूसरे को दिया, पहचान दिया दूसरे को, ये मतलब अपना खाता में जमा कर लिया, ठीक है। तो ये क्या किया, O जो था 2 को लिया, और किससे, एगो इससे लिया और एगो इससे, 2 को से लिया, तो 2 इसमें ऋण चाप गया, इसमें क्या क्या 2 जो है ऋण चाप गया। तो याद रखना कि Na2 था, Na2 लिख दिए, एक को देखो एक दिया Na में, एक को प्लस दे दिए, और क्या 2 को माइनस लिया, मतलब Na2 हो जाएगा। इसको समझना सूत्र। अब देखो यहाँ पर बोला कि मिसेल क्या है, क्या पूछा, मिसेल मतलब मेल है ना, मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। देखो मिसेल क्या होता है को समझाना है, उसके साबुन की सफाई की प्रक्रिया की विधि को हमको समझाना है। देखो उत्तर लिखेगा, मिसेल लिख दीजिएगा, साबुन तथा हाइड्रोकार्बन समूह। देखो साबुन तथा हाइड्रोकार्बन समूह जो जल प्रिय होता है, जल में घुलकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिसेल। देखो मान चलो एक कण है, ये क्या है, कण है ना। आई भाई देखो कण है, कोई भी मैल है या तो कुछ भी कोई कण है। अब इसमें ये वाला क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये वाला होता है मिसेल। क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जब अपमार्जक या साबुन को जल में घोला जाता है, क्या कहते हैं, देखो साबुन को, या देखो जब अपमार्जक या तो साबुन को कहाँ घोलते हैं, जल में घोलते हैं। कहाँ घोलते हैं, जल में घोला जाता है, तो उनके अणु अनेकों मिसेल का निर्माण करते हैं। अनेक प्रकार, देखो इधर निकला इधर निकला इधर, अनेक प्रकार का मिसाइल निर्माण करता है। तो इन मिसेलों में अपमार्जक अणु के हाइड्रोकार्बन भाग है, जिसको लोग पूंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये अणु था, ने कण था, ये पूंछ, देखो अभी बोलते हैं ये पूंछ जैसा भाग है। देखो ये सब क्या है, पूंछ जैसा हो जाता है, इसी को बोलते हैं पूंछ, जिसको भाग बोलते हैं ना, जो कि जल विरोधी होते, जल का विरोध करता है। फिर वो शोषण में प्रयुक्त सामग्री तेल या गंदगी से चिपक जाते हैं। क्या गंदगी, देखो तेल के कारण से क्या, तो गंदगी हमारे शरीर में चिपक जाता है। जबकि इनका आयनिक भाग शीर्ष जो कि जल रागी होता है, फिर जल को आकर्षित करता है ना। यह सटीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब जल को हिलाते हैं, जब जल को हिलाते हैं तो तेल या गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करता है। ऊपर से प्रयास करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है, जिससे यह अनेके छोटे, इसको यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर इसको जो है ना ये नीचे होगा, इसको जो दिया हुआ है इसको यहाँ लिखिएगा, यहाँ से रुक कीजिएगा, यहाँ से रुक कीजिएगा ना। फिर दिया हुआ है कि अनेकों छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, इन छोटे हिस्सों में अपमार्जक के अणु चिपक जाते हैं। इस प्रकार जल की आकर्षित भाग को क्या कहते हैं, तेलीय गंदगी
को खींचकर जल में पहुंचा देता है और कपड़े जो है सामग्री से तेल या गंदगी से दूर हो जाती है। सिंपल सा। अब देखो 51वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 51 नंबर में बोल रहा है कि मानव हृदय का नामांकन चित्र बनाइए और मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझा दें। मतलब मानव हृदय का चित्र छापना है और आपको क्या करना है, क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण को हमको समझाना है, उसका परिभाषा लिख देना, हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो अब इसका फिगर जो इसको लिख देना, ये क्या है, मेरा हृदय, और क्या है मेरा, ये हृदय है, हमारा हृदय है कि नहीं। इसका नाम देखो, ये क्या है, बाला, ये क्या है, बाया नीलय, ये क्या है, विभाजिका है, फिर दाया नीलय भाग से मैं इसको आपको ड्राइंग छाप देना है कॉपी में, बस इसको यहाँ पर समझाना है क्या है कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। तो लिखा दोहरा परिसंचरण लिख डैश देना है, बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं है। रुधिर एक बार शुद्ध अवस्था में, रुधिर क्या करता है, एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में हृदय से 2 बार प्रवाहित होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा दोहरा मतलब क्या, 2 बार गया, दोहरा दोबारा गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको दोहरा परिसंचरण। ये सटीक आंसर हो जाएगा। अब बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को। देखो आप लोग एक शेयर से दूसरे दोस्तों को मदद मिल सकता है ना। चलो अब देखो 52 में कितना, 52 में क्या दिया हुआ है कि मेंडल, कहते हैं मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला, ए नंबर कैसे पता चला कि, पहला क्वेश्चन क्या बोला, लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मतलब मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए नंबर का आंसर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर, ए नंबर का उत्तर, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और देखो ये लंबे पौधे और एक बोने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। क्या सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि दोनों लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया और इस दूसरी पीढ़ी यानी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। क्या सभी पौधे लंबे नहीं थे, उसमें छोटे हो गए थे, बोना हो गया था, इसमें 1/4 पौधे बोने थे। क्या कहते हैं, 1/4 पौधे क्या थे, बोने थे। इस प्रकार मेंडल ने एक पौधे के लक्षण को प्रभावी और बोने पौधे को क्या दिया नाम, उसका अप्रभावी कहा गया ना। जो लंबा था उसको बोला गया प्रभावी और जो छोटा था उसको क्या बोला गया, अप्रभावी कहा गया ना। अब देखो बी का आंसर, बी में क्या पूछा था, देखो बी में क्वेश्चन जो पूछा था कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र से वंशानुगत होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। तो बी नंबर का आंसर क्या, छोटा मोटा ज़्यादा आंसर नहीं है। तो मेंडल के प्रयोग से एफ है ना, एफ पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी है ना, एफ पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। क्या थे, प्रथम पीढ़ी से पौधे, प्रथम पीढ़ी जो थे उसका सभी पौधा था क्या था, लंबा था। तथा पुनः जब F2 पीढ़ी के दो, यहाँ पर लिख रहा है F2, यहाँ पर लिख देना है F1। क्या लिखना है, यहाँ पर F1 और यहाँ पर F2 लिखना है। F2 पीढ़ी क्या लिखना है, F2 पीढ़ी के 2 पौधों का संकरण किया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे या लंबे या बोने थे। क्या लंबे या तो फिर बोने थे। तथा बोने का अनुपात कितना था, तथा लंबे तथा बोने का, देखो लंबे पौधे तथा बोने पौधे का अनुपात कितना, 3:1 था ना। तो लंबा कितना 3 था और बोने का कितना था, 1 अनुपात था ना, था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, मतलब कोई भी पौधा जो बीज इतना ऊंचा नहीं था, ठीक है। फिर बोला था लंबे या फिर बोनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये सटीक आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए कॉपी में। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। लव यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सोशल साइंस का। धन्यवाद, वंदे मातरम।